राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच में मुद्दों पर महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के सबसे गर्म मुद्दों में से एक है पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल ओपीएस को मुद्दा बनाकर भुनाने में जुटे हुए हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर ओपीएस को लेकर बयान दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर ओपीएस को हर हाल में लागू करने की बात कही। एक तरफ जहां राजनीतिक दल ओपीएस पर सियासी दांव खेलने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन स्कीम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पुरानी पेंशन स्कीम के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा में साल 2006 के बाद पक्के होने वाले कच्चे कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन के हकदार होंगे। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को कर्मचारियों की पक्की सेवा होने से पहले की सेवा को भी पक्के में जोड़ना होगा। हाईकोर्ट की बेंच ने फैसला सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया। इसके पहले सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों को पेंशन के लिए पात्र माना था। हाईकोर्ट के इस फैसले से हरियाणा के 5000 से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने ओपीएस को लेकर दायर अपील में कहा था कि स्कूलों में प्रिंसिपल की तरफ से कुछ घंटों के लिए लोगों को रखा जाता है। यह पूरे दिन का कार्य नहीं बल्कि 3-4 घंटों का काम होता है और ऐसे में इन्हें ना तो डेली वेजर माना जा सकता है और ना ही नियमित होने से पहले ही सेवा की गणना पेंशन के लिए की जानी चाहिए। अब नियमित होने की तिथि के समय लागू पेंशन स्कीम का ही लाभ दिया जा सकता है। यह तर्क सरकार की तरफ से था, लेकिन कोर्ट ने भी इसको खारिज किया और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई, क्योंकि अलग अलग दल, खासतौर से कांग्रेस बार बार इस मुद्दे पर अपनी बात रखती रही है। कांग्रेस की तरफ से यह मुद्दा हमेशा से उठाया गया और कहा गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। दूसरे दल भी इस पर अपनी सहमति दे चुके हैं, लेकिन चुनौती बीजेपी के लिए है जो कि सत्ता में है। तो कह चुके भाई कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे और करना चाहिए इस सरकार को। हम तो कह चुके भाई कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे और करना चाहिए इस सरकार को। केंद्रीय पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो सीएपीएफ हैं, ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का, सरकार का कार्य है। बहरहाल तो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। पक्के होने वाले कच्चे कर्मचारी भी ओपीएस के हकदार हैं, ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है और यही सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि सरकार ने वहां पर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। 2006 के बाद पक्के होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए, ये बात कही है हाईकोर्ट ने और अब इसको लागू करने का दबाव सरकार पर होगा। पक्का होने से पहले की सेवा को भी एड ऑन किया जाए, जोड़ा जाए, ये बात भी स्पष्ट शब्दों में कही हाईकोर्ट ने। हरियाणा के 5000 रिटायर कर्मचारी हैं जिनको इसका सीधा लाभ मिलेगा और इसी वजह से इस मुद्दे पर राजनीति भी प्रभावी थी, राजनीति भी लगातार हो रही थी। तो पक्के होने वाले कच्चे कर्मचारी भी ओपीएस के हकदार होंगे और इससे जो प्रभावित हैं अभी इस वक्त कर्मचारी, आंकड़ा 5000 से ज्यादा का है और इसी वजह से राजनीतिक दलों की तरफ से बार बार सरकार को घेरने का काम हो रहा था और यह चुनावी वादा भी बन गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये तयमुश्त एक रकम देंगे और ओपीएस को लागू करेंगे। तो कर्मचारियों के वेतन का 10% पेंशन के लिए काटा जाता है। यह पेंशन स्कीम नई वाली है। नई पेंशन स्कीम में यह प्रावधान लागू किया गया था। इसमें सरकार अतिरिक्त 14% का अपना योगदान देती है। यह नई पेंशन स्कीम है, लेकिन इसी को
खारिज करने की मांग लगातार उठ रही थी। नई योजना में कोई ग्रेच्युटी शामिल नहीं की गई है। वेतन से काटे गए पैसे को पीएफआरडीए निवेश करता है और वही पैसा बाद में मिलता है उन कर्मचारियों को। रिटायर होने के बाद एक हिस्सा निकासी के लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन दूसरे हिस्से पर होल्ड रहता है। तो नई पेंशन स्कीम, लेकिन अब जो पूरी टेंशन है या जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात की है कि आखिर जो ओपीएस पुराना सिस्टम था उसको लागू क्यों ना किया जाए। एनपीएस भविष्य निधि सुविधा प्रदान नहीं करती है। नई पेंशन स्कीम को ही चुनौती दी गई थी, राजनीतिक तौर पर भी चुनौती थी और चुनावी दौर में इसको वादे के तौर पर भी पार्टियों ने रखा। लेकिन उसके साथ साथ जब यह मामला कोर्ट के दायरे में गया तो कोर्ट की तरफ से भी, चाहे निचली अदालत हो या फिर हाई कोर्ट, दोनों ही जगहों से सरकार को यह आदेश दिया गया है कि जो कर्मचारी पहले भी हैं 2006 से, वो भी पेंशन के हकदार हैं। तो ओपीएस में खास क्या है? पेंशन की निश्चित राशि मिलती ही थी। ये ओपीएस की खासियत थी। पुरानी पेंशन स्कीम जो थी उसकी ये एक बड़ी खासियत, सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित होती थी, यानी एक पैमाना तय था। सेवानिवृत्ति होने पर राशि का आधा हिस्सा और ग्रेच्युटी, ये ओपीएस की पुरानी जो व्यवस्थाएं थी वो आपको ग्राफिक के जरिए दिखा रहा है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में नियमित समायोजन किया जाता था। जैसे जैसे महंगाई का दौर होता था उस दौर में इसको सेटल डाउन उसके हिसाब से किया जाता था कि महंगाई भत्ता इस वक्त क्या होगा, महंगाई राहत कितनी है, इसको नियमित तौर पर समायोजन इसका किया जाता रहा। तो जैसे अतिरिक्त लाभ कर्मचारियों को दिए जाते थे, वो लाभ भी खत्म हो चुके थे। सरकारी कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं किया जाता था। अभी फिलहाल कटौती होती है, लेकिन पहले कोई कटौती नहीं होती थी। वेतन में कटौती बिना पूरी पेंशन राशि को ही कवर करती थी, ये उसकी खासियत थी। इसी वजह से कर्मचारी संघ भी, कर्मचारी भी इसकी मांग कर रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। तो ये मोटी मोटी तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी, लेकिन जहां मामला कोर्ट का हो जाता है तो सभी कहते हैं कि नहीं, हमें कोर्ट के आदेश पर कोई आपत्ति नहीं, कोर्ट का आदेश हम लागू करेंगे। लेकिन अब यह मामला राजनीतिक हो चुका है, चुनावी हो चुका है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है और वहां पर वो चाहे कांग्रेस हो, जेजेपी हो, इनेलो हो, सबने अपनी अपनी तरफ से कुछ आंकड़े दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू होगी, बुढ़ापा भत्ता भी होगा, तमाम तरह के चुनावी वायदे किए गए हैं और उसकी राशि हर पार्टी अपने हिसाब से अलग अलग तय करके अपनी बात रख रही। तो पुरानी पेंशन पर अब नई टेंशन हो गई है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज आपका। रविंद्र ढुल हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। अजय चौधरी हैं, जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है अजय आपका। और रजत पंजेटा जी हैं, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। भाई, मामला चुनावी तो है, चुनावी वादे का भी है, लेकिन अब यह कोर्ट के जरिए आया है। पुरानी पेंशन पर नई टेंशन आ गई आपके लिए। नमस्कार अतुल जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, बिल्कुल हाईकोर्ट का जो फैसला कल आया है उसको अभी संज्ञान में लेंगे। उसका एक डॉक्यूमेंट, अभी रिटर्न डॉक्यूमेंट आएगा सरकार के पास, पूरी समीक्षा होगी, सारी बातें होंगी। उसके बाद सारी चीजों को हम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनका सम्मान करते हैं, वो सारी चीजें उसी दिशा के अंदर कैसे हो पाएंगी वो सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन जो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार में चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम को आते ही लागू कर दूं, अरे भैया, आप तो जनक हैं। आपने हरियाणा के लोगों का ओल्ड पेंशन स्कीम हटा करके एनपीएस लागू करने वाले तो आप पहले आदमी हैं। जिसकी सरकार थी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर यह लागू रहेगी, आर्म फोर्स पे नहीं लागू रहेगी और स्टेट्स अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं, तब तो आपको बड़ी अच्छी लगी थी। जब तो मनमोहन सिंह जी ने भी संसद में खड़ा होकर के कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डिजास्टर हो सकती है, जब तो आपके नेता प्रधानमंत्री जो थे वो भी यही बात कहते थे। अप्रैल 2024 में अभी लेटेस्ट जो पी चिदंबरम जी का बयान है, उन्होंने कहा है कि ओपीएस और एनपीएस जो है, इनके ऊपर आज जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं अगर कुछ बोलता हूं या मैं कोई स्टैंड लेता हूं तो प्रीमैच्योर होगा। वो आपके अप्रैल के आपके ही नेता का बयान है 2024 का। तो आप यहां खड़े होकर के कहते हैं कि मैं आते ही पहली कलम से इसको लागू कर दूंगा। आप वो हैं जिन्होंने पहली कलम से इसको खत्म किया था हरियाणा के कर्मचारियों के लिए। आपकी ही पार्टी कर्नाटक के अंदर, आपकी ही पार्टी हिमाचल के अंदर अपने मैनिफेस्टो में बोलती है या बार बार बयानों में कहती है कि ओपीएस लागू करेंगे। जैसे ही सरकार में आए भी, जनता ने आपके झूठ पर भरोसा भी किया, लेकिन आपने एनपीएस हटा करके ओपीएस लागू तो नहीं किया। आज भी हिमाचल के अंदर 15,000 कर्मचारी आपकी ही सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। आप ही जाकर हिमाचल में बोल के आए थे, आप ही जाकर राजस्थान में बोल करके आए थे कि ओपीएस लागू करेंगे। तो आपके सरकार है, अब कांग्रेस की पार्टी की सरकार है 2 राज्यों के अंदर, कर्नाटका में भी और हिमाचल में भी, क्यों नहीं लागू कर देते भैया? किसने रोका है? लेकिन
सिर्फ झूठ बोलना है, जनता को बरगलाना है, जनता का वोट लूटना है, खसोटना है और किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाना है। बहरहाल देखिए, चुनावी दौर में डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में आ गया है इसलिए आप भी बाध्य हो गए हैं। वो अलग बात है कि अब सरकार का रुख क्या होगा, क्योंकि निचली अदालत के फैसले को आपने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, अब ऊपर की एक और अदालत आपके पास है। बहरहाल ढुल साहब, डॉक्टर पंकज बेनीवाल का कहना है कि कोर्ट ने जो कहा वो तो हम समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर आगे का क्या कदम होगा उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस किस मुंह से बोल रही है? जिन्होंने पहली कलम से खत्म किया था वो अब आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपदा सरकार के लिए हो गई। कोर्ट का जो मामला है थोड़ा सा इस मामले से जो पॉलिटिकल इश्यू है उससे थोड़ा सा अलग है। काफी बड़ा मामला है, फुल बेंच का मामला है, तो उसके ऊपर तो समीक्षा हम अलग से कर लेंगे, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेकिन जहां तक बात पॉलिटिकल नैरेटिव की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जब केंद्र के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लाने की बात की थी, तो उस समय पर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उनको लगा, उनको नहीं, कांग्रेस को भी लगा था, पूरी पार्टी को, सभी को लगा था कि भाई ये एक एक्चुअल में एक ऐसी मूव हो सकती है जिस मूव से लोगों को फायदा होगा, कि भी शेयर मार्केट से आप जोड़ दीजिए सारी चीजों को और उसको जोड़ करके वहां से म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट या किसी भी तरीके से अलग अलग फंड है, उससे लोगों को जो पैसा मिलेगा, एक तो पैसा लगातार इकोनॉमी में घूमेगा और उसके बाद में लोगों के पास में वापिस आएगा। क्योंकि उस समय पर कोई भी व्यक्ति रिटायर नहीं हुआ था, ना ही उसने कोई और न्यू पेंशन स्कीम का लाभ लिया था, ना ही इसकी रिपरकेशंस किसी ने देखे थे, तो उस समय पर सभी लोगों को अक्रॉस द पार्टी, आई थिंक शायद तमिलनाडु एक एक्सेप्शन था जिसने न्यू पेंशन स्कीम नहीं लागू की, अदरवाइज सभी प्रदेशों ने न्यू पेंशन स्कीम के मॉडल को अडॉप्ट किया था ये सोच करके कि प्रोग्रेस होगी। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारतीय जनता पार्टी जो गले में सांप डाल करके गई थी जनता के, वो गले का सांप जो है अपने जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर एक इस प्रकार से जाकर के बैठ गया कि आज 2005 से अब तक 15 साल 17 साल होने के बाद में जो है, जब लोगों ने रिटायर होने स्टार्ट किया, सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं, तो उसके बाद में इन्हें पता लग रहा है कि ये तो इसकी तो कीमत ही कुछ नहीं रही पेंशन की। तो एक व्यक्ति के फ्यूचर जो है, उसके जो सिक्योरिटी रहती थी, बुढ़ापा रहता था, वो सारी सिक्योरिटी बिल्कुल पूरी तरह से सरकार खा गई है। माना कि जिस वक्त ये पॉलिसी लाई गई उस वक्त आपको भी लगा कि अच्छी है, आपके नेता को भी लगा कि अच्छी है, आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन डॉक्टर पंकज बेनीवाल ये कह रहे हैं कि उनका डाला हुआ गले में सांप आपने कर्नाटक और हिमाचल में अब तक क्यों? हिमाचल के बारे में झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ हिमाचल का झूठ इनका बता देता हूँ कैसे बोल रहे हैं। हिमाचल के अंदर जो है फर्स्ट कैबिनेट ने ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, मेमोरेंडम केंद्र के पास गया, और क्योंकि ये सारा का सारा पेंशन का सिस्टम जो है केंद्र के साथ में जुड़ अच्छा, वहां पर केंद्र केवल यहाँ से नहीं आता, तो केंद्र ने उसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। ये भाजपा की सरकार है जो कुंडली मार के बैठे हुए है ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर हिमाचल की। राजस्थान में हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आए, भाजपा की सरकार ने आते ही उसे बंद करके न्यू पेंशन स्कीम में लाने का काम किया। छत्तीसगढ़ में हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आए, तो हमारे कर्नाटका के मैनिफेस्टो में उस समय पर ओल्ड पेंशन स्कीम का जो चीज थी उसके बारे में आप वरिष्ठ व्यक्ति अधिवक्ता भी है, देखिए मैनिफेस्टो में लाना और लागू करना दोनों में अंतर होता है ना। डॉक्टर पंकज काउंटर करेंगे ढुल साहब का। भारतीय जनता पार्टी को बता दूं, ये कितना भी कोशिश कर ले, ओल्ड पेंशन स्कीम हरियाणा में लागू होकर के रहेगी, क्योंकि जनता अब इनको बाहर निकालने जा रही है। हरियाणा में कैसे लागू होगी? क्योंकि कुंडली मारकर तो केंद्र बैठा हुआ है, दबा करके बैठेंगे। अरे भाई, तो जब नहीं ढुल साहब देखिए, अब ये मिक्सअप हो रहा है, ये मिक्सअप हो रहा है। आपने कहा कि हिमाचल में आते ही आप लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया और केंद्र वहां पर बैठ गया, केंद्र ने उस पर कोई फैसला नहीं किया, तो हरियाणा में कैसे कर लेंगे? फिर तो ना हम तो करना चाहते हैं, हरियाणा में कैसे कर लेंगे? मैं ये कह रहा हूं, जब आपने भेज दिया है हिमाचल का प्रस्ताव, उस पर कुंडली मारकर केंद्र सरकार बैठ गई, तो हरियाणा में कैसे करेंगे? हम तो हरियाणा से प्रस्ताव भेजेंगे, जनता इनको प्रस्ताव भेजेंगे, लागू नहीं कर पाएंगे, प्रस्ताव भेजेंगे। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भाई, हरियाणा से भी एक प्रस्ताव जाएगा तब, जबकि कांग्रेस की आएगी सरकार। जवाब लेता हूं ढुल साहब, जवाब लेता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। पंकज बेनीवाल भाई, प्रस्ताव भेजेंगे, आज ढुल साहब ने बता दिया है, जो वादा किया जा रहा है कि हम आएंगे लागू करेंगे, लागू नहीं करेंगे, प्रस्ताव देंगे, लागू करेंगे। अतुल जी ढुल साहब ने 10 साल तक सरकार रखी इन लोगों ने, 2014 तक ये लोग सत्ता में रहे, जब इनको प्रोज एंड कॉन्स समझ में नहीं आए, लेकिन जब आज चुनावी माहौल आ गया है, जब जाकर इनको समझ में आ रहा है कि ओपीएस में कोई ना कोई परेशानी है, जनता आज है
तो वोट खसूटने के लिए कुछ ना कुछ हमें प्रोपगेंडा करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोपगेंडा। और मीडिया में बने रहने के लिए हुड्डा साहब को कोई ना कोई बयान देना चाहिए, सिर्फ एक बयानबाजी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि 15,000 कर्मचारी आज भी इन्हीं की सरकार के खिलाफ धरने पर हैं। हिमाचल के अंदर की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा था कि पहली कलम से कर देंगे। अगर कलम में ताकत नहीं थी तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली मार के बैठे, कर दी। कुंडली मार के क्या? अगर आप न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो फंड रिलीज करना है, करिए आप हिमाचल प्रदेश को। झूठ बोलने की आप क्यों नहीं फंड रिलीज करते? अरे अगर आपके पास बताइए कि जो आपके पास में फंड पड़ा हुआ है, ना बोले, प्रदेश के एम्प्लॉइज का झूठ क्यों मत नहीं बोले रिलीज करते आप, झूठ ना बोले आप बैठ के टीवी पर। अरे सबके सब जा चुके हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं देंगे, आप लोगों को देना ही नहीं है। आप जब नहीं कर पा रहे हैं तो कुंडली भाजपा ने मार लिया। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वोट की चिंता उनको है, वो वोट के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, तो वोट की चिंता तो आपको भी होनी चाहिए ना। चुनाव में तो आपको भी वोट की जरूरत पड़ेगी। बहरा हम कह रहे हैं हमारा पैसा, ठीक है। अजय चौधरी भाई, सरकार में जो है, कभी आप भी थे, फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन जो है वो कुछ और बता रहे हैं और कांग्रेस को ज्यादा चिंता है। वो कह रहे हैं कि हम प्रस्ताव जरूर देंगे सरकार बनते ही। आप लोग क्या करेंगे? अतुल प्रताप जी नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैंने दोनों प्रवक्ता साथियों को सुना और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र की सरकार ने जब ओपीएस को निरस्त कर दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री कौन थे। 1 जनवरी 2004 को तत्कालीन एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ओपीएस को निरस्त किया और उस समय हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे। और ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा में ओपीएस को लागू नहीं किया, ओपीएस को ही लागू रखा, एनपीएस को लागू नहीं किया। लेकिन जैसे ही 2005 में भूपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली तो 1 जनवरी 2006 को हरियाणा प्रदेश में ओपीएस को हटा करके एनपीएस को लागू किया। आज बार बार जैसा कि डिबेट की शुरुआत हुई और आपकी टीवी पर ही मैंने पिता पुत्र दोनों को, आदरणीय हुड्डा जी को और दीपेंद्र हुड्डा जी को सुना। दोनों आपकी टीवी पर कह रहे थे कि तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार को ओपीएस लागू करना चाहिए और हम सत्ता में आए तो ओपीएस को लागू कर देंगे। और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए उन्होंने भी ये बात कही। मैं तो कहूंगा कि इनके ऊपर एक शेर बड़ा स्टिक साबित होता है कि कभी कभी हमने यूं भी दिल को बहलाया है, जो बात खुद नहीं समझे वो औरों को समझाया है। तो जो लोग लागू करने वाले हैं ओपीएस को, आज वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम ओपीएस लागू करेंगे। हरियाणा प्रदेश जानता है, बरगलाने की कोशिश है, बहकाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है पंजेटा साहब, भाई बहला और फुसला कौन रहा, बरगला कौन रहा? क्योंकि सब कह रहे हैं कि ओपीएस अब सत्ता में जो बैठे हैं उनके लिए तो कोर्ट का आदेश है। अब कोर्ट के आदेश को आगे आकलन करके, समीक्षा करके, अध्ययन करके वो कैसे देखेंगे, उसका क्या नतीजा निकालेंगे, क्या कदम उठाएंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल वादों की जो फहरिस्त है उसमें आप भी शामिल हैं और फिर ये कहा जाएगा कि नहीं हम आएंगे तो प्रस्ताव देंगे। हुड्डा साहब कह रहे हैं हम लागू करेंगे, ढुल साहब कह रहे हैं कि नहीं हम प्रस्ताव तो जरूर देंगे और फिर लागू करेंगे। भाई हिमाचल का प्रस्ताव तो अभी भी पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, तो ये लागू कैसे करेंगे हरियाणा में? देखिए अतुल जी, ये बड़ी समझने की बात है कि यहाँ पे जब ये कहा गया कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि सारा मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है, ये शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल उन्होंने ठीक इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई लीगल टिप्पणी मैं नहीं दूंगा, राजनीतिक जरूर इसके ऊपर मैं अपना जो है वो स्टैंड रख सकता हूं। एक तरफ कह रहे हैं कि सारा मामला केंद्र से जुड़ा और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 101% हरियाणा में लागू करेंगे। तो दोनों बातों में विरोधाभास है। और जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में आपने कहा कि वादों में आप शामिल हैं, हम वादे नहीं किया करते, हम उसको लागू करने का काम तो अब हुड्डा साहब ने हटाते ना तो इसकी नौबत ना आती, क्योंकि हुड्डा साहब ने इसको ठीक कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2006। अब आप ये इसकी डेट ऑफ अडॉप्शन देखें अगर, तो
2003 में ये ले आए थे भाजपा वाले इसको कानून को बनाने के लिए, और 1 जनवरी 2004 को इसकी नोटिफिकेशन भी हो गई थी। अब जहां तक आंध्रा की बात है, 2 स्टेट्स की जो अलग अलग मैं नोटिफिकेशन बताऊंगा, बाकी सारी अदर स्टेट्स की जो है वो लगभग 22/9/2004 और 27/10/2004 अलग अलग डेट्स हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में जो नोटिफिकेशन की डेट्स हैं, और उसके बाद अडॉप्शन की भी 1/9/2004 है, 1/11/2004 है, 1/1/2004 है। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग डेट्स हैं। तमिलनाडु का जिक्र किया गया, मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है। ढोल साहब ने कहा कि तमिलनाडु ने इसे अडॉप्ट नहीं किया था, तो पश्चिम बंगाल ने अडॉप्ट नहीं किया। हाँ, वेस्ट बंगाल मेरे को जो थोड़ी मैंने स्टडी किया, अध्ययन किया, उसमें 1/1/2004 की डेट तो जरूर आ रही है, क्योंकि वो सेंटर की जो सेंटर में हो गई थी। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर थोड़ा वो है, लेकिन हमने इसकी हम पता नहीं हुड्डा जी को कैसे नहीं पता चला इसके बारे में कि इसके अंदर खामियां क्या है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार को जरूर उस समय, ढुल साहब भी उस समय हमारी सरकार में हुआ करते थे, और तब ढुल साहब को भी पता चल गया था कि ये इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। तो उसके बाद हमने इसे लागू नहीं करने का काम किया था। हरियाणा के अंदर इसे हमने लागू नहीं किया था, और कांग्रेस ने भी 1 साल, सत्ता में आने के 1 साल तक इसे लागू नहीं किया था। सत्ता में आने के 1 साल तक पूरा इन्होंने जब पूरा अध्ययन कर लिया, उसके बाद इसको क्या किया, हटाने का काम कर दिया 1 जनवरी 2006 को। देखिए, इसके अंदर जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति, क्योंकि हम इस स्थिति के बारे में ना बात करें ऐसा कि नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो हाई कोर्ट का फैसला आ गया है उसके ऊपर आज भाजपा को जो बिल्कुल इनके सर के ऊपर बात आ रखी है। देखिए, पास्ट में क्या हुआ वो हम सब बता चुके हैं, किसने लागू करी, किसने हटाई, सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। भाजपा इसके ऊपर सेंटर में हटाने वाली है, और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस की सरकार हटाने वाली है, वो बात क्लियर है। लेकिन आज इस हाईकोर्ट के फैसले को ये आगे इसको क्या, भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा, वो भी भाजपा के प्रवक्ता जरूर क्लियर करें कि आप इसे हरियाणा में लागू करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, और सेंटर से खासकर आपका क्या है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के तो मैनिफेस्टो में ही नहीं था ये। अगर कांग्रेस सरकार, देखिए अभी हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ है, इंडिया अलायंस का चुनाव हुआ है, तो इंडिया अलायंस के देखिए जब चुनाव होता है पूरे देश का, तो आप ये मानकर नहीं चलता कि हम सत्ता में नहीं आएंगे। तो जब कांग्रेस का इंडिया का अलायंस था, तो ये बताएं कि इनके मैनिफेस्टो में क्यों नहीं था ओपीएस, कि हम आते ही ओपीएस पे लागू करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए ढोल साहब बताइए, जवाब दीजिए। मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ, जल्दी से। क्योंकि मैं इसलिए बात मैंने कही है क्योंकि इन्होंने कहा सारा मामला केंद्र से जुड़ा है, तो अगर हाँ क्लियर करना आप, तो हुड्डा जी फिर किस उसके ऊपर बेसिस के ऊपर कह रहे हैं कि हरियाणा में कर देंगे, जब आप सेंटर में नहीं करना चाहते, ताकि सेंटर में मामला अटका रहे, तो आप ये पूरा का पूरा उलझाना चाह रहे हैं पूरे देश को। किसी को भी समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा था। समझा दीजिए एंकर महोदय समेत, अतुल प्रताप जी के समेत पैनल में किसी को भी समझ में नहीं आया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कहाँ समस्या आई हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर समस्या क्या आई कि कैबिनेट ने मेमोरेंडम पास करके कह दिया कि भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आना चाहते हैं। न्यू पेंशन स्कीम का रेजिम अब इस प्रदेश में समाप्त हो चुका है। जो पैसा न्यू पेंशन स्कीम के तहत जब से ये पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में लागू हुई है, वो सारा का सारा पैसा जो केंद्र के पास है, वो सारा का सारा पैसा हमें लौटाया जाए, ताकि जो एम्प्लॉइज जो है जिन्हें न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है फोर्स किया गया है, उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करके उसको दे दिया जाए। वो पैसे के ऊपर कुंडली मार करके बैठा है केंद्र। आई बात समझ में? केंद्र उस पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठा है। ये नौबत राजस्थान में नहीं आई। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के कुछ दिन के बाद में सरकार जो है कांग्रेस की चली गई, जब तो भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम के कांग्रेस के फैसले को बदल के फिर वापस न्यू पेंशन स्कीम थोपने का वहां पे काम किया। समस्या ये है,
समस्या इनकी अच्छा ढुल साहब मेरे समेत किसी को नहीं समझ में आया, आपने फिर समझा दिया। मुझे एक चीज समझा दीजिए, एक सवाल मेरा है और दूसरा पंजेटा साहब का। अगर वही प्रस्ताव जो कि हिमाचल वाला है फिर आप हरियाणा में आकर देंगे और प्रस्ताव नहीं, मेमोरेंडम। अरे मेमोरेंडम आप मेमोरेंडम कह रहे हैं, वो मेमोरेंडम अगर आप देंगे और उस पैसे पर कुंडली मारकर फिर केंद्र बैठ जाएगा तो क्या मिलेगा क्या? दूसरा सुन लीजिए ढुल साहब, सुन लीजिए ना ढुल साहब, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। वही मेमोरेंडम जब हरियाणा में आप आकर देंगे केंद्र सरकार को और फिर उस पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा लाभ कर्मचारियों को? दूसरा, पंजेटा साहब ने कहा कि अगर आपको हरियाणा समेत पूरे देश में कर्मचारियों की चिंता है और यहां हरियाणा में आप मैनिफेस्टो में उसको शामिल करेंगे तो इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में वो था क्या? दोनों का फिर से समझा दिया, हम समझ जाएंगे। अब फिर वही बात है, मैं आपको एक चीज क्लियर कहता हूं, मैं आपको जहां तक बात ओल्ड पेंशन स्कीम की है, राहुल गांधी जी ने कई जगह पे बार बार इस चीज को क्लियर किया था कि भी ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लेकर के आएंगे। मैनिफेस्टो में था? बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने कहा था कि लेकर के आएंगे। ठीक है, क्लियर, हम सबको समझ में आ गया। फैक्ट ये है, क्या हमने लागू की या नहीं, जहां जहां हमारी सरकार आई हर जगह पे हमने लागू की। वो बात अलग है कि भाजपा उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने लागू नहीं किया। वी हैव डन आवर जॉब। यदि ये संविधान, देखिए संविधान की प्रति को लेकर के राहुल जी ऐसे नहीं घूम रहे थे। संविधान को नष्ट और भ्रष्ट करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये समझती नहीं है कि जब राज्य ने केंद्र को एक चीज का आग्रह किया है तो ये केंद्र की मजबूरी है, मैंडेट है, वो उसको दे। कब तक लेकर के बैठे रहेंगे? अब ये और कमजोर हुए, थोड़े दिन में और कमजोर होंगे जब राज्यसभा केंद्र के बहुमत कमजोर जमीन के ऊपर बैठ करके और पेंशन स्कीम देने का काम करेंगे। जमीन पे कमजोर होगा वो अलग विषय है। मैं तो कर्मचारियों की चिंता जो आप लोगों को है ना, आप चारों मेहमानों को जो कर्मचारियों की चिंता है ना, मैं चिंता पर बहस कर रहा हूं। पंजेटा साहब आपको कुछ समझ में अब आया? उसके बाद में जाऊंगा बीजेपी के प्रवक्ता के पास। अब आपको समझ में आया? असल में संविधान लेकर राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे थे लेकिन मैनिफेस्टो में डालना भूल गए थे। बाइट जरूर दी थी, कई जगहों पर कहा, हमने कहा अलग से, कहा अलग से, कहा मैनिफेस्टो में नहीं डाल पाए तो अलग से कह। स्टेट की मैनिफेस्टो में था, स्टेट की मैनिफेस्टो में। अब समझ में आया आपको? आप ये नहीं कह सकते कि राज्य, अरे मैं कहां कुछ कर रहा हूं, आप ही कह रहे हैं, मैं आप ही के सवाल पर जवाब। या छत्तीसगढ़ की ढुल साहब ऐसे नहीं होता है। अरे आप तो देखिए अधिवक्ता है, आप दलील देते हैं तो आपको दलील सुननी भी पड़ेगी ना। दलील देते हैं तो दलील सुननी भी पड़ेगी आपको। पंजेटा साहब अब समझ में आया आपको? कॉमन मिनिमम जो भी हमने प्रोग्राम बनाया उसका मैनिफेस्टो था। ढुल साहब, राहुल जी ने कहा कि सरकार एक मिनट, अरे ढुल साहब आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो मतलब ठीक है। नहीं सर, पंजेटा साहब अब समझ में आया आपको? देखिए मेरे को नहीं, अतुल जी आपको भी और पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, जनता जो देख रहे हैं, उन्हें सब समझ आ गया कि एक तरफ कहते हैं कि केंद्र कुंडली मार के बैठे, यानी केंद्र के हाथ में सब कुछ है, तो केंद्र के लेवल के ऊपर आप सेंटर के लेवल के ऊपर आप इसको, जब ये पी चिदम्बरम जी से भी पूछा गया था ये कि आपने इसको मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाला, पत्रकार महोदयों ने पूछा था, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आपको जब सेंटर से सब कुछ होना है तो अपने सेंटर के मैनिफेस्टो में आप ओपीएस को मुद्दा नहीं बना रहे, नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप हरियाणा में कह रहे हैं कि हम दे देंगे। ये तो यही बात हो गई कि एक तरफ से खींच रखा है और एक तरफ से जनता को बता रहे हैं आप, जब सेंटर पे से सब कुछ होना है तो आपके मैनिफेस्टो में होना चाहिए था ये। आप कहते हैं हम आते इसके ऊपर पहली कलम से कानून बना के पहली कलम से कर देंगे। आपको क्या जरूरत है ये सारी बातें करने की, जनता को समझाने का इतना एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो केंद्र से पड़े नहीं है, क्या ये मानते? इसका मैं एक सवाल और थोड़ा इनको सरल कर देता हूं ताकि इन्हें समझ में आ जाए। यानी ये मान करके चल रहे थे कि या तो ये सत्ता में ही नहीं आने वाले, दूसरा या हो सकता है जब सत्ता में आएंगे तो आपके जब मैनिफेस्टो में नहीं है तो हम बोलेंगे जरूर। ऐसे ही जैसे तिल काले कानून की बात अगर हो रही है तो सुषमा जी ने भी विरोध किया था सबसे पहले। ये कांग्रेस की सरकार में तीन काले कानून, ओपन मंडी का कंसेप्ट आने लगा था, पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ था, सुषमा स्वराज ने इसका विरोध भी किया था। चलो वो बात वहां दब गई, भाजपा ले आई। ये तो वही बात हो गई कि केंद्र में कुछ करेंगे और स्टेट जो कि केंद्र की तरफ ही देखेगी आगे फंड्स के लिए, लेकिन केंद्र में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर बेनीवाल भाई, ढुल साहब को आपने समझ लिया, उन्होंने बहुत स्पष्ट समझाया था, मुझे भी समझाया, आपको भी समझाया और दर्शकों को भी समझा दिया। उनका कहना है कि मैनिफेस्टो में केंद्र वाले में यानी लोकसभा के चुनाव में नहीं डाल पाए थे क्योंकि राहुल गांधी अलग से उस पर बोलने वाले थे। चूंकि इंडिया गठबंधन था तो वो सबका हो जाता, उस पर राहुल गांधी को अलग से बोलना था, इसलिए मैनिफेस्टो में नहीं आया। हरियाणा में मैनिफेस्टो में भी आएगा और मेमोरेंडम भी जाएगा और जो आगे करना है वो लागू भी करेंगे हर हाल में।
प्रस्ताव तो ढुल साहब ने कहा है, दीपेंद्र हुड्डा विपिन हुड्डा कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, हर हाल में करेंगे। अब आपके ऊपर फिर से ठीकरा कि हरियाणा में भी आपने दिक्कत की, और जब ये प्रस्ताव देंगे, मेमोरेंडम देंगे, जो भी देंगे, तो फिर उस पर केंद्र में आप बैठे हैं, फिर कुंडली मार देंगे, तो कर्मचारियों को क्या मिलेगा भाई? देखिए, कांग्रेस का अतुल जी दोहरा चरित्र, दोगली नीति आज ढुल साहब के वक्तव्य से पूरे हरियाणा के वासियों को, जो भी आपके चैनल का प्रतिष्ठित चैनल को देख रहे हैं, सब समझ गए होंगे कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। मुंह से बोलेंगे कुछ, मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला काम है इनका, कि हम मैनिफेस्टो में नहीं डालेंगे लेकिन राहुल गांधी जरूर बोलेंगे। अरे बोलना ही है, करना ही है तो मैनिफेस्टो में ले आते, लेकिन झूठ की राजनीति है। ना पी चिदम्बरम जी बोल पाए, ना राहुल गांधी बोल पाए, ना ढुल साहब बोल पा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज चुनावी माहौल में छौंक लगाने के लिए, आज सिर्फ अपनी बातों को बढ़ावा देने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, ताकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात के ऊपर आज हम डिबेट कर पाए, सिर्फ इन बातों के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज गलत बयान देके जा रहे हैं। और जो ढुल साहब इतने, मैं सोचता हूं वकील साहब है हमारे, बहुत बड़े, मेरे बड़े भाई भी हैं, पढ़े लिखे हैं, कि एनपीएस का जो पैसे की ये लोग डिमांड कर रहे हैं, वो पैसा ऐसे निकल ही नहीं सकता। ये इनको कानून प्रक्रिया और जो वो नियम है उन्हें पता भी होगा कि एनपीएस का पैसा बाद में ही मिलने वाला है। आज उस पर बात करना या चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इनको पता ही नहीं है कि कैसे वो चीजें लागू होंगी और कहां से लागू होंगी। सिर्फ अपनी जुबान से बोल देना है कि ओपीएस हम पहली कलम से लागू करेंगे। मैं फिर वही कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो पहली कलम से ओपीएस को खत्म करने वाले लोग थे हरियाणा से, जिसकी वजह से आज हरियाणा के कर्मचारी इनसे ही जवाबदेही मांग रहे हैं कि भैया हुड्डा साहब क्या किया आपने, हमारा ओपीएस क्यों खत्म कर दिया, क्यों एनपीएस में फंसा दिया हमारे को। ये कांग्रेस से ही, अरे ये कांग्रेस से पूछा जा रहा है। रुको गुलिया साहब, रुको अजय भाई, इनसे कांग्रेस से जवाब मांग रही है जनता आज ये। लेकिन इन्होंने 10 साल तक ना तो ये समझा कि एनपीएस क्या है, ओपीएस क्या है, ना ही 10 साल के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बातें समझ में आई। भाई लेकिन यही तो राजनीति आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो कितने समझदार हैं। ढुल साहब देखिए मुस्कुरा रहे हैं, यही तो राजनीति है। अब आपके ऊपर पूरा ठीक रहा है, हरियाणा से लेकर केंद्र तक पूरा ठीक रहा है। वो हरियाणा, वो मेमोरेंडम बना के बैठे हुए ढुल साहब के पास कॉपी है, बस जैसे सरकार बनेगी तुरंत भेज देंगे, पैसा आप तैयार रखिएगा। वो अतुल भाई, हुड्डा साहब को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, आज हरियाणा की जनता को भी पता चल गया कि हुड्डा साहब का दोहरा चरित्र, दोहरी नीति हमारे लिए कैसी है। तो ये कितनी भी झूठ का प्रोपेगेंडा कर लें, जो अभी इन्होंने संविधान की बात की, संविधान पे कितनी बार कुठाराघात अगर किया है तो कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो मान सम्मान बढ़ाने की बात की है। पूरे देश के अंदर संविधान अगर लागू किया है 370 धारा हटा के जम्मू कश्मीर तक भी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आपकी सरकार तो 6 दशकों तक रही, क्यों नहीं 370 की धारा हटा दी। तो आपकी कहनी अभी पेंशन की बात करते हैं, 370 पर बहुत बात कर चुके हैं। बहरहाल मैं सिर्फ एक ही लाइन बोल के खत्म, जल्दी से। तो इनकी कहनी कथनी में अतुल भाई बहुत फर्क है। ना ये ओपीएस लागू कर सकते हैं, ना ही इनके बस की है। सिर्फ झूठ बोलना जरूर इनके बस की है, जैसे कि संविधान के लिए बोला, आज ओपीएस के लिए बोल रहे हैं। ठीक है अजय चौधरी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर ढुल साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। अब यहां पर प्रश्न यह है कि एक तरफ राजनीति है जिसमें आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे, क्योंकि चुनावी समर में जाएंगे तो मुझे लगता है कि ढुल साहब अकेले नहीं कहेंगे, आप भी कहेंगे, लेकिन चुनौती फिर से आपके सामने भी वही होगी जो कि ढुल साहब के पास है। लेकिन बीजेपी से लड़ने के लिए मुद्दा आपके पास बढ़िया है, इस बात से आप भी सहमत हो और आपको भी दिख रहा है कि राजनीति का अवसर है इसमें, या कर्मचारियों की चिंता ज्यादा है? अतुल प्रताप जी, बार बार मैं इस बात को आपके टीवी पर पुनः जोर देकर के कहता हूं कि ओपीएस और एनपीएस अगर दोनों का अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से यह भी निकल करके आता है कि एनपीएस के भी कुछ फायदे हैं। तो दोनों की तुलना करके और ओपीएस के लाभ दिए जाए और एनपीएस को भी लागू किया जाए, लेकिन लाभ ओपीएस के दिए जाए। दूसरी बात, आपने आज ढुल साहब बहुत तेज तरार और उम्दा वकील हैं, लेकिन आज आपने ढुल साहब को पकड़कर ऐसी जगह पर पकड़ा कि मैं तो ये समझूंगा कि आप तो एक बेहतरीन उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात को बार बार झूठा बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। कहा था कि राहुल गांधी जी इसके ऊपर, इसलिए हमने मैनिफेस्टो में नहीं डाला। ढुल साहब कौन कह रहा है? किसने मेरे शब्द, मेरे मुंह के अंदर अपने शब्द बीच में जबरदस्ती डालने का प्रयास ना किया कर दिया। मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि किसने कर दिया, बताइए आप मुझे। अभी मैंने कहा था तो आप मुझसे पूछिए, किसने पूछा ढुल साहब?
नहीं आप मैं बताइए अपनी बात अरे मैं तो कह रहा हूं, आपने अपने मुंह से कहा कि राहुल गांधी ने अलग से बाइट दी, मैनिफेस्टो में हमने नहीं डाला था। बाइट दी, मैंने ये कहा मैंने कि तो कांग्रेस मैंने भी तो यही दोहराया भाई, मैं आपको क्लिप भेजूंगा, आप सुनिएगा। मैंने भी यही कहा कि ढुल साहब ने ये कहा है कि असल में राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में तो नहीं डलवाया था, लेकिन अलग से उन्होंने बाइट दी थी। मैंने तो आपकी बात दोहराई। कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं अपनी बात मैनिफेस्टो में अहम लेकर के आएंगे। अच्छा अजय जी को जरा बोल लेने दे, फिर आता हूं आपके पास, नाराज मत होइए ढुल साहब। तो जैसे कि आपने सवाल पूछा कि केंद्र सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए केंद्र में है, और एनडीए अगर केंद्र में रहा तो पैसे के ऊपर दोबारा कुंडली मार करके बैठेगा। मैं इस बात पर एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, 2022 में केंद्रीय बजट में एनपीएस पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण जी ने ये क्लियर किया था कि जो भी प्रदेश होगा जो ओपीएस लागू करना चाहता है, तो 14% जो कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का है एनपीएस में, तो ओपीएस के लिए उस राज्य को केंद्र को जारी नहीं करेगा। तो जब केंद्र को 14% जारी नहीं करेगा कंट्रीब्यूशन, तो आप ये बताएं कि ये ओपीएस लागू कैसे करे? इतना आर्थिक बोझ स्टेट कैसे उठा पाएगा जब 14% वो जारी नहीं करेगा? और ढुल साहब को भी पता है कि उनकी दलीलों में दम नहीं, लेकिन उनका 100 के मुबाइस के कम नहीं। ठीक है, बताइए ढुल साहब भाई, 2-3 प्रश्न आए हैं चौधरी साहब की तरफ से। आपके कथनी करनी पर किसी को कोई भरोसा पार्टी स्तर पर नहीं है, लेकिन आपके ऊपर भरोसा है, क्योंकि आपने ईमानदारी से कहा। आपने कहा कि भाई हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन हम हरियाणा में मैनिफेस्टो में लाएंगे। मैंने वही बात दोहराई। दूसरी बात आपने कही कि राहुल गांधी ने इस पे अलग से बाइट दी थी, उन्होंने बोला था, उस बात को भी मैंने कह दिया। अब जो सवाल चौधरी साहब का, उसका जवाब चलाइए। मैंने नहीं कहा था बाइट दी थी अलग से। अरे तो मैं तो यही कह रहा हूं, आपने कहा ये, मैं यही तो कह रहा हूं। अरे ढुल साहब कहां उलझ गए भाई? मैंने तो यही कहा कि आपने यही कहा है। मैंने कहा कि राहुल गांधी, अरे तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आपने यही कहा है ढुल साहब। अरे भटक रहे हैं दलीलों से, अरे दलीलों से भटक रहे हैं सर, केस पे आइए वापस। नहीं सर, मैं कह रहा हूं आपको, मैं नहीं भटक रहा हूं। अरे सर मैं कह रहा हूं कि आप ही ने अभी कहा कि राहुल गांधी ने अलग से बोला था इस मामले पर। मैंने यही तो बात तो बोली है दर्शकों को, आपने क्या सुन लिया? बुद्ध हमारे प्रवक्ताओं ने ये चीज एडमिट की या नहीं की? भाई आप लोगों ने किया कि नहीं एडमिट किया? राहुल गांधी ने अलग से बोला था, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पंजेटा जी, क्या ये एडमिट की या नहीं की सभी प्रवक्ताओं ने कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और जिसको हुड्डा साहब समझ नहीं पाए थे, ये भी आप ही ने कहा था। जिसको हुड्डा साहब समझ नहीं पाए थे, उनको स्कोप दिखाई दिया था, ये भी आपने कहा था। ये भी रविंदर ढुल के ही शब्द हैं। अब वापस आइए सर, वापस आइए। लागू कैसे करेंगे उस पर आइए, कर्मचारियों की चिंता पर आइए। मैं राजनीति वाली चर्चा सिर्फ नहीं करूंगा, कर्मचारियों की चिंता है ना, जरा उन कर्मचारियों को भी पता चले कि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और इन लोगों को उनकी कितनी चिंता है। अब उस दलील पर आइए ढुल साहब, दलील पर आइए। कैसे करेंगे? स्टेट के रूप में मेरी क्या ड्यूटी है? एक वेलफेयर स्टेट के रूप में मेरी ड्यूटी है कानून पास करना, उसे लागू करना। और यदि केंद्र अपनी घटिया मर्यादा जो है, इनकी जितनी घटिया इनका जो सिस्टम चल रहा है, अपनी मर्यादा को भूल करके जो घटियापन पे उतर जाए और जनता का और स्टेट का हक मारने का काम 2006 में घटियापन जो है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को तार तार करने का काम करती है। और इस चीज का पूरे देश को पता होना चाहिए। समझ में आ गया? इस बात समझ में आ गया? हरियाणा को पता होना चाहिए। घटियापन करके दिखाया हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कर्मचारियों के साथ घटियापन करके दिखाया। पूरे डिबेट के दौरान हमारे भाजपा प्रवक्ता ये नहीं बता पा रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी लेकर के आए थे ओल्ड पेंशन स्कीम। तो आपने तो हरियाणा के अंदर किसने हटाई? मैं ये बता पा रहा हूँ। आप हरियाणा के अंदर किसने हटाई ये बता रहे हैं क्या? अरे हरियाणा के अंदर किसने हटाई आप बता पा रहे हैं क्या? आप बता पा रहे हैं क्या? अरे 10 साल तक, अरे तो 10 साल तक, 10 साल तक कहां चले गए थे? अरे 10 साल में कहा 2014 तक कहां थे आप लोग? 2014 तक कहां थे? अरे 2014 तक नहीं दिखागा कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे क्या आप? 2014 तक कब होने स्टार्ट हुए एम्प्लॉइज? कुछ भी बोलेंगे आप, ये बताइए। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे क्यों नहीं बोलेंगे? आपके पास माइंड नहीं है, फिर आप लोग सोच नहीं सकते। अरे तो फिर आप नियम नहीं बना सकते, रूल्स नहीं बना सकते। अगर आप लोगों के पास समझ नहीं है, हरियाणा नहीं चला सकते आप लोग, हरियाणा नहीं चला सकते, ना चलाने देगी जनता। अरे नहीं चलाने देंगे हरियाणा की जनता। समझ में
हरियाणा की जनता को समझ में आ गया कि नरेंद्र ढुल की पार्टी अब कांग्रेस अब जरा दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। पंजेटा साहब एक नया बिंदु उठाया है ढुल साहब ने। ढुल साहब सुनिए, नया बिंदु यह है कि उनका ये कहना है कि कर्मचारी रिटायर होना कब शुरू हुए थे, उनके रहते रहते रिटायर नहीं हुए थे, इस वजह से उन लोगों ने पंजेटा साहब इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम अगर 14 तक इसको मेंटेन कर रहे थे तो रिटायर नहीं हुए। मैंने ये कहा कि 16 साल कब खत्म हुए। हाँ अच्छा, 16 साल कब खत्म हुए, ये ठीक है, ये आप ही का सवाल ले लेता हूँ, आप ही का सवाल ले लेता हूँ भाई। 16 साल कब खत्म हुए पंजेटा साहब, है जानकारी आपको? न्यू पेंशन स्कीम वाले एम्प्लॉइज 2021-22 के बाद में इसी वजह से आप नहीं कर पाए। मान लिया पंजेटा साहब, 2022 से हम लगातार बोल रहे हैं, ये बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय हम 2022 से लगातार बोल रहे हैं। 2021-23 के अंदर तो जो है आप ही के सवाल का जवाब दोनों में लागू हो चुकी थी। हाँ ठीक है पंजेटा साहब, झूठ का पुलिंदा। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, एक प्रश्न मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ढोल साहब आज इस बात से गुस्सा हो गए कि वो इंडिया अलायंस के प्रवक्ता नहीं है, और बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं वो। मुझे ढोल साहब एक जानकारी और देते जाइए हमारे दर्शकों को कि इंडिया अलायंस में कौन कौन विरोध कर रहा था ओपीएस का, जो आप इसको लागू नहीं कर पाए। आप इसको अपने मैनिफेस्टो में नहीं, जो आप मैनिफेस्टो में इसको शामिल नहीं कर पाए, मैंने शब्द गलत यूज कर दिया, क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं पार्टियों से, आपकी अलायंस के कौन कौन से पार्टनर्स ऐसे हैं जो विरोध कर रहे थे इसका, अगर आपको जानकारी अभी दे दीजिए, वरना नेक्स्ट डिबेट में दे लेना। दूसरा कांग्रेस का जो बात कांग्रेस कर रही है वो ओपीएस के लिए, तो देखिए ये ब्लेम नहीं लेना चाह रहे अपने ऊपर कि हमने इसे हटाने का काम किया था हरियाणा के अंदर, उसका ब्लेम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन साथ साथ जनता को ये भी समझाने चाह रहे हैं कि हमने हटाया था और उसका कारण जो भी आज बता रहे हैं, लेकिन हम इसको 101% लागू करेंगे। हटाया था हमने, ये आप भूल जाइए, हटाने वालों में से हम इसको ये जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक जजपा की बात करें तो देखिए, जजपा का तो स्टैंड ही दोनों तरफ है, कोई एक तरफ स्टैंड नहीं है। भाजपा का जो स्टैंड है, भाजपा ओपीएस के अगेंस्ट है। हाँ, मैं ढुल साहब की भी बात थोड़ी वो कर देता हूँ कि सारे के सारे जो उसमें है, तो उसमें भाजपा जो है वो, लेकिन भाजपा से आज सीधी सवाल ये बनता है कि कोर्ट का वर्डिक्ट तो आप क्या करेंगे, कोर्ट का वर्डिक्ट तो आपको मानना पड़ेगा, और अगर आप कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं वो भी जनता को बताते जाइए। हमारा स्टैंड तो हमारा तो देखिए, आपने वादे की बात करी, हम वादों में तो तब होते ना उनमें कि जनता को देते कि हमने इसे हटाने का काम किया होता, हमें इसकी डीमेरिट समझ में तभी आ गई थी। और क्योंकि हमारे जाने के 2 साल के बाद जो है, 1 साल के बाद जो है, वो कांग्रेस ने इसको हटाने का काम किया था। और भी उदाहरण है, जैसे वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, चलिए ये पंजेटा साहब, ये तो स्पष्ट हो गया कि जेजेपी का स्टैंड क्या है, बीजेपी अगला स्टैंड लेगी क्या, क्योंकि मामला अब कोर्ट में है, और इनेलो का स्टैंड क्या था पहले और अभी क्या है। लेकिन जैसा आपने कहा ना कि ढुल साहब इस बात पे नाराज हो गए कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता है ना कि इंडिया गठबंधन के, तो पंजेटा साहब मुझे बताइए कि इंडिया गठबंधन के लिए अलग से कोई प्रवक्ताओं की लिस्ट आई थी क्या? आपके पास गई थी, मेरे पास आई थी? नहीं आई थी ना। यहीं बैठते थे इंडिया गठबंधन के रिप्रेजेंटेटिव बन के, वो चाहे अलग अलग पार्टियों के हो, जितनी भी पार्टियों के थे, वो इंडिया गठबंधन के ही लोग होते थे प्रवक्ता। अलग से तो कोई लिस्ट मेरे पास तो नहीं आई, या अगर मुझसे मिस हो गई हो आपकी जानकारी में तो मुझे बता दीजिएगा। अब इस पर भी कोई नाराज हो जाए तो मैं क्या करूं। बहरहाल बेनीवाल साहब जल्दी से कमेंट, फिर ढुल साहब के पास जाऊंगा। मेरा सिंपल सा एक सवाल है, राजनीतिक ये मुद्दा है, ये तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, आप उसमें फंसे हैं, ये और स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है, करेंगे क्या? अगला कदम क्या है आपका? अतुल जी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आना है, डॉक्यूमेंटेशन आएगा, उससे पूरी समीक्षा की जाएगी, जो भी बेटरमेंट होगा वो सब क्या सब हरियाणा के कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। कोर्ट के जो फैसले उसका सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। बेटरमेंट कर दीजिएगा, वरना वो आएंगे मेमोरेंडम लेके और फिर आप ही को करना पड़ेगा तैयारी। उनके मेमोरेंडम पता है, वो मेमोरेंडम देने लायक रहेंगे ही नहीं, हरियाणा की जनता उनको इस काबिल बनाएगी भी नहीं कि वो मेमोरेंडम दे पाए। बताइए ढुल साहब, भाई वो तैयार है, वो कह रहे हैं कोर्ट ने आदेश दिया, हम समीक्षा कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, हो सकता है आपसे भी पूछें क्योंकि आप भी अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो आपका भी सुझाव ले लेंगे और कर्मचारियों का हर हाल में हित करके ही रहेंगे। वो कह रहे हैं हम ही करेंगे हित, कांग्रेस को करने ही नहीं देंगे। देखिए, जनता भी और एम्प्लॉइज भी बड़े अच्छे से समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है
जिद पे अड़ी है, राज्यों के अधिकार छीनने का काम कर रही है। पंजाब में भी किया, हालांकि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार के जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का जो है उन्होंने भी किया था, इम्प्लीमेंट किया था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने रोकने का काम किया है। तो ये तो एम्प्लॉय विरोधी है, इसमें कोई शक किसी भी प्रकार की इस प्रदेश के किसी भी कर्मचारी को नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक और किस दर्जे तक एम्प्लॉयज के खिलाफ है। अब जहां तक आई बात, हमने ये कहा कि भाई हम बिल्कुल सही है, हुड्डा साहब ने जो विधानसभा के अंदर एक बात कही थी बिल्कुल ठीक बात है भाई, मैं लेकर के आया था। और मुझे आज गलती का एहसास होता है कि मैं ये क्यों लेकर के आया था। ये चीज हुड्डा साहब ने आज नहीं बोली थी, ये हुड्डा साहब ने बात 2 साल पहले बोली थी। डुल साहब माफी चाहूंगा, इन्होंने कहा कि चुनाव के माहौल के अंदर हम लेकर के आए। पाबंदी है इसलिए रोक रहा हूं। अक्सर गलती का एहसास सत्ता जाने के बाद ही होता है। ये तकलीफ उधर भी थी, ये तकलीफ इधर भी है। गलती का एहसास 16 साल पूरे होने के बाद हुआ कि फिर मुझे लग रहा है कि कम से कम हरियाणा में 5 साल तो कर्मचारियों को अगर कोर्ट के आदेश पर कुछ हो गया तो हो गया, राजनीतिक दलों के जरिए तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो करना नहीं चाहते और आप करना चाहते हो, और अगर आप सरकार में आ गए तो भी केंद्र करने देगा नहीं, तो कर्मचारी समझने की कोशिश करे कि असल में होगा क्या। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज आपका, डुल साहब आपका, अजय चौधरी आपका, पंजेटा साहब आपका। तो मौजूदा दौर में कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन को लेकर बवाल तो है, लेकिन कोर्ट के अंदर जब मामला गया तो वहां से कुछ सवाल खड़े हुए हैं और कोर्ट ने कुछ आदेश सरकार को दिया। आदेश के ऊपर अब सरकार अगला कदम क्या उठाएगी यह विषय रहेगा जरूर, लेकिन राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा होगा यह अपने आप में क्लियर कट है। राम राम। स्वाद से सबको दीवाना कर दे।